स्वागत है फिर से साथियों आप सबका एग्जाम एक्सप्रेस में। आज हम अपने 8वें ब्लॉग में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 4, जो आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी और बहुत ही कारगर साबित होगा। इसको सभी लोग देखिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक आशा के साथ कि अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाइए। तो आज शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन बताइएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर का विजय हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें अकबर विजय हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अफगान और मराठों के बीच हुआ था। मराठा की तरफ से जो उसमें नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव भाव थे, और अफगान की तरफ से कौन थे बताइए? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन है? क्वेश्चन फिर से है कि भारत के आर्थिक इतिहास पर पहली प्रसिद्ध पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसमें याद रखिए कि सबसे पहले जो पुस्तक लिखे रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त ने सबसे पहले आर्थिक इतिहास पर प्रसिद्ध पुस्तक लिखा था। और बता दें कि रमेश चंद्र दत्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1899 के अधिवेशन हुआ था, जो उसका स्थान लखनऊ था, उसके अध्यक्ष भी थे। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, पुस्तक का नाम बताइए? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश इन इंडिया। एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम बताइए? कॉमन बिल और न्यू इंडिया। आपसे पूछा है कि यंग इंडिया किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का है। विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है? लाला लाजपत राय की पुस्तक है, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमांत गांधी के उपनाम से इनमें से किन व्यक्ति को जाना जाता था? तो खान अब्दुल गफार खान, इन्हीं का नाम है बच्चा खान, इन्हीं का नाम है बादशाह खान। और इन्होंने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमत गार नामक संगठन चलाया था, जिसे लाल कुर्ती नाम की संज्ञा भी दिया गया। सबने अवज्ञा आंदोलन का समय था और गांधीवादी विचारधारा पर बहुत चले हैं, इसीलिए इनका उपनाम है सीमांत गांधी, ठीक है। खान अब्दुल गफार खान से याद रखिए कि यह पहले गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न भी दिया जा चुका है। ये पाकिस्तान में के थे। 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के नहीं हैं, डॉक्टर सन्यात सेन जो चीन से है और खान अब्दुल गफार खान जो पाकिस्तान से है, उन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है, याद रखिए। आप बताइए कि भारत रत्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके दिया जाता है? अनुच्छेद 18 के तहत, ठीक है, जो है उपाधियों का अंत। लोक सेवाओं में समता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? लोक सेवाओं में समता का अधिकार अनुच्छेद 16 के तहत है। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 है। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर विभेद न करने का जो वर्णन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 15 में। 16 में है जो सरकारी नौकरी वगैरह में विभेद नहीं किया जाएगा। 17 में है छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का रीढ़ कहा गया, जिसके तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत कैनन ऑफ स्क्रिप्चर्स किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का एक 3 पुस्तक का नाम है। जैसे आपने सुना होगा कि प्रथम बौद्ध संगति के समय में उसके महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे आनंद, उनके संरक्षण में बौद्ध धर्म को पुस्तक का रूप मिला, सूत पिटक और विनय पिटक। और एक तीसरा पिटक है अभिधम पिटक।
अभी दोनों क्लियर कर लीजिए। तो सूत पिटक में महात्मा बुद्ध का अपना विचार, उनके उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक में उनके संघों द्वारा बनाए गए नियमों का संग्रह है। और एक बच गया अभिधम्म पिटक। बताइएगा अभिधम्म पिटक में किसकी चर्चा है, किसका विवरण है? क्या क्या दार्शनिक, पूरा बताइए उनके बारे में। हाँ, दार्शनिक विचारों का संग्रह है अभिधम्म पिटक। तो अभी सूत पिटक विनय पिटक को जोड़ा गया पहली बौद्ध संगति के दरम्यान, अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया तीसरी बौद्ध संगति के दरम्यान, और हीनयान महायान बना चौथी बौद्ध संगति के दरम्यान। और सबसे बाद में जब एक बार B.R. अम्बेडकर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो तीसरा यान बनता है नवयान 1956 में। ठीक है, हीनयान, महायान और नवयान। ठीक है, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसके लिए समर्पित है? हिंदू देवताओं के लिए, मुस्लिम देवताओं के लिए, जैन तीर्थंकर के लिए? जैन तीर्थंकर। याद कीजिए कि राजस्थान के माउंट आबू पर एक दिलवारा का जैन मंदिर है। ठीक है, जिसका स्थापना बीमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? बीमल शाह ने करवाया था। यह जैन तीर्थंकर के लिए, जैन तीर्थंकर से संबंधित है, याद रखिए। और राजस्थान के माउंट आबू जो है कौन से गुरु शिखर पर अवस्थित है? अरावली पर्वत का जो है सबसे सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, है ना, वो अवस्थित है। अरावली पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हिमालय जो है नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। सबसे नवीनतम हिमालय किस भाग को कहते हैं? शिवालिक को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला से महत्वपूर्ण अवशेष रखती है? तो गुप्त कला। गुप्त का याद रखिए कि भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग कहा गया गुप्त काल को। गुप्त वंश के सबसे संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। उनके बेटा हुए, मैंने उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच। उनके उत्तराधिकारी हुए समुद्रगुप्त, है ना, नहीं है ना, ठीक है। और उनके जो है उत्तराधिकारी हुए सबसे प्रथम गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें गुप्त संवत चलाया था, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद हुए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया, है ना। उसके बाद हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जो अब तक के सभी विक्रमादित्य में सबसे प्रसिद्ध हुए। उन्हीं के दरबार में कालिदास जैसे संत रहते थे, है ना। अमर सिंह कोषागार थे, छपनक थे और तोपची थे, बहुत सारे लोग थे उसमें। तो याद रखिए कि गुप्त काल के समय ही सर्वाधिक मंदिरों का विकास हुआ, और इसीलिए भारत का जो स्वर्णयुग कहते हैं गुप्त काल के कहते हैं। जैसे आप कि मुगल काल का स्वर्णयुग कहते हैं शाहजहां के शासनकाल को। हिंदी का स्वर्णयुग कहते हैं अकबर के शासनकाल को। चित्रकला के स्वर्णयुग कहते हैं जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है, और हाँ ठीक है। और स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहते हैं शाहजहां के शासनकाल को। और मुगल काल का सर्वाधिक विकास हुआ था औरंगजेब के समय में। जैसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। दिल्ली का स्वर्णयुग कहते हैं किस शासनकाल को? दिल्ली का स्वर्णयुग फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को कहते हैं। ठीक है, और दिल्ली का सर्वाधिक विकास हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत पढ़ा लिखा शासक था, है ना। रक्त पिपासु कहा गया, अपनी जो है सनक भरी योजनाओं के कारण पगला बादशाह कहा गया, रक्त पिपासु कहा गया। उसने सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक का ही अन्य नाम था जौना खां। जौना खां उसी के मरने के बाद उसके भाई फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर का स्थापना किया था। सरकी शासक इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आजाद दस्तक बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आपको याद होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का दौर था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 को शुरू हो गया था, और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी को अवस्था पैलेस में, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, और अबुल कलाम आजाद को बांकुरा जेल में, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। उसी समय हजारीबाग जेल से दिवाली की रात्रि में निकल के चले जाते हैं
नेपाल, वहीं पर आजाद रास्ता और बकरी टापू जैसा संगठन का गठन करते हैं। ठीक है। जयप्रकाश नारायण का ही अन्य नाम है लोकनायक। जननायक किसका उपाधि है? कर्पूरी ठाकुर का। कर्पूरी ठाकुर का संबंध बिहार के किस जिला से है? समस्तीपुर का पितौंजिया जिला। ये कितने बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं? 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 1 बार सांसद रह चुके हैं। ठीक है। जिन्हें हाल ही में भारत रत्न दिए जाने की घोषणा किया गया है। तो आप अभी जानते होंगे कि उनके साथ और भी लोगों को दिया गया है। एम.एस. स्वामीनाथन को, जिन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा आपको कि एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध भारत के किस राज्य से था? तमिलनाडु से था। उनके साथ और भी है पी.वी. नरसिम्हा राव, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उन्हें भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का जनक के रूप में जाना जाता है। पी.वी. नरसिम्हा राव को ही अभी भारत रत्न देने की घोषणा किया गया है। तो बताइएगा कि पी.वी. नरसिम्हा राव का संबंध भारत के किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। और भी लोग हैं, बताइए किसका किसका? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था उस समय के अभी जो है। और चौधरी चरण सिंह का संबंध हाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, याद कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ जाट के नेता। जी हाँ। और चौधरी चरण सिंह ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो लोकसभा सदन नहीं गए थे। ठीक, एक बार भी नहीं गए थे। मतलब उनके जाने से पहले ही अविश्वास मत लग गया था, उनकी सरकार गिर गई थी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गए ही नहीं थे, और जब जाने का टाइम मिला उससे पहले सरकार उनकी गिर गई थी। सब देखिए, याद रखिए कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कौन से सदन में लगेगा? लोकसभा में लगेगा। सबसे पहले किस प्रधानमंत्री पर लगाया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पर 1963 में लगाया गया था। कौन लगाया था? जे.बी. कृपलानी लगाया था। ठीक है। और लेकिन सरकार उनके नहीं गिरी थी, बच गए थे। और अविश्वास प्रस्ताव के डर से अपना पद को छोड़ दिया था किसने? तो लोकसभा अध्यक्ष थे ना, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। मुरारजी देसाई जो है अविश्वास प्रस्ताव के डर से अपना इस्तीफा दे दिए थे। और सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग करके किस प्रधानमंत्री को हटाया गया था? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह को हटाया गया था। सर्वप्रथम जो कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया? तो वो थे जी.बी. बामलनकर। 1954 में जे.बी. कृपलानी ने ही लगाया था। ठीक है। जे.बी. कृपलानी की पत्नी थी सुचिता कृपलानी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी थी। भारत के किस राज्य की? उत्तर प्रदेश का। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश के ही थे। भारत कोकिला कहा गया किसको? स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 20 मिनट हो जाएगा, देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया गया है? यानी भारत का मैकियावेली कहा गया कौटिल्य को। कौटिल्य का पुस्तक है अर्थशास्त्र। ठीक है, जो राजनीति विज्ञान पर आधारित है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से किया गया है, इसीलिए भारत का मैकियावेली कौटिल्य को, चाणक्य को कहा गया। भारत का नेपोलियन कहा गया समुद्रगुप्त को। भारत का आइंस्टाइन कहा गया नागार्जुन को। भारत का बिस्मार्क कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, है ना। भारत का मार्टिन लूथर कहा गया दयानंद सरस्वती को। भारत का शेक्सपियर कहा गया कालिदास को। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा कि किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया था? वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन सी राजगोपालाचारी ने अप्रैल 1930 में किया था, याद कीजिए। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? स्वामी विद्यानंद। एक आपको कंफ्यूज करेगा, सहजानंद देगा पहले। वो अखिल भारतीय किसान आंदोलन की शुरुआत 1936 में किया था लखनऊ में। ठीक है, वो भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन बिहार के किसान आंदोलन में अग्रगण्य थे स्वामी विद्यानंद। हाँ, स्वामी सदानंद का शायद। तो मतलब ये जानिए कि विद्यानंद का, जो स्वामी विद्यानंद थे, वो बिहार के किसान नेता के सबसे अगुवाई रहे हैं। तो बात करते हैं असहयोग आंदोलन का। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ। ठीक है, उसी दिन भारत के
जाने माने नेता बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था। सबसे पहले महात्मा गांधी और बत्तख मियां वगैरह लोगों ने क्या किया, उनका कंधा दिया था उनके सबको, और उसी दिन महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था। और 1 अगस्त 1920 ईस्वी यानी असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था, उसी दिन महात्मा गांधी का ने ठाना था कि 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है, लेकिन असहयोग आंदोलन असफल हो जाता है 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। उस समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। ठीक है, फिर 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी को पकड़ लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए कौन सा दंड दिया जाता था, मृत्युदंड। मौर्य काल में जो टैक्स छुपाने या कोई अपराध के लिए बहुत कड़ा नियम का ये था, प्रावधान था। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए मृत्युदंड का दंड दिया जाता था। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य विष्णुगुप्त से सहायता लेकर मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो है उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। बिंबिसार तो हर्यक वंश से थे। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्रम देखिएगा। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार, उसके उत्तराधिकारी हुए अशोक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है स्वयं जैन धर्म से संबंधित थे। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण में सुलेखना पद्धति द्वारा अपना जीवन का निर्वहन किया। ठीक है, उनके जो उत्तराधिकारी हुए बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मोंगलीपुत्र गोसाल। ठीक है, और उनके जो पुत्र हुए यानी उत्तराधिकारी हुए अशोक। सम्राट अशोक जो है शुरुआती में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी थे, लेकिन कलहन की राज तरंगिणी पुस्तक से पता चलता है कि वह शैव धर्म के अनुयायी थे, है ना। और एक है कौन सा अभिलेख, अरहौरा अभिलेख। अरहौरा अभिलेख से पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। उनके जो भतीजा था निग्रंथ के वचन सुनकर उन्होंने ठाना कि बौद्ध धर्म अपनाया जाए, और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। ठीक है, सबसे पहले किस राजा ने भारत का साम्राज्यिक विस्तार किया था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही भारत का सीमा बहुत बड़ा हुआ था। आपका तत्कालीन जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, वहां तक भारत का सीमा फैल चुका था। तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक हुआ जिसके समय भारत के सीमा जो है, भारत का जो सीमा बहुत बड़ा हो गया था। और पहला शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम भारत के प्रशासनिक सेवा पर बल दिया था, प्रशासनिक व्यवस्था पर एक अपना अलग दृष्टिकोण बनाया था, वो बिंबिसार था। ठीक है, और भारत के इतिहास को दृष्टि के इतिहास पर यानी विश्व के दृष्टि के इतिहास पर रखा था, वो सम्राट अशोक थे। ठीक है, जब उस मौर्य वंश पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था। याद रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल से लोहा का प्रयोग माना जाता है। उस समय लोहा का प्रयोग कृषि के लिए, हाँ नहीं, इसमें तो ऑप्शन के हिसाब से नहीं जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल में ही लोहा का प्रयोग शुरू हो गया था। ठीक है, आपका शिकार के रूप में, कृषि के रूप में भी किया जाता था। ठीक है, चालू करके फिर से चालू कीजिए।